Hello students, in this video we'll discuss chapter number 7 विजयनगर एंड बहमनी किंगडम्स। बेटा ये दोनों ही किंगडम्स इंडिया के सदर्न पार्ट में थी। कहाँ पर थी बेटा? डेक्कन में थी। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स रूल किया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा, ये दोनों किंगडम्स आपस में लड़ती थी किस रीजन को लेकर? रायचूर दोआब को लेकर के। ठीक है, रायचूर जगह का नाम है और ये वर्ड दोआब है, इसका क्या मीनिंग होता है? रीजन बिटवीन टू रिवर्स। दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? दोआब। ठीक, कोई बात? तो ये जो दोआब वाला रीजन होता है ये बहुत ही फर्टाइल होता है, यहाँ पर कुछ भी आप ग्रो करो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है। तो विजयनगर किंगडम चाहती थी ये रीजन हमारे पास रहे, बहमनी किंगडम चाहती थी ये रीजन हमारे साथ रहे। ठीक है, तो बेटा जैसे ही साउथ इंडिया में, इंडिया के सदर्न पार्ट में चोल एम्पायर का डिक्लाइन होता है। देखो इसको हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं चोल, जब हमने इसको इंग्लिश में लिखा तो ऐसे लिख दिया, फिर हम चोल को क्या पढ़ने लग गए? चोला। तो आपको जो सूट करे आप वो लिखो, वो पढ़ो। लिखो ना तो चोला ही पड़ेगा, CHOLA, पर बोलने में आप चोल बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है, चोला बोलना है तो आपकी मर्जी। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ चोल एम्पायर, जैसे ही चोल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ बेटा, तो हमारे साउथ इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम्स का राइज हुआ। ठीक है, बहुत सारी छोटी किंगडम्स का राइज हुआ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ चोल एम्पायर। ग्रेजुअली बेटा ये जितनी भी छोटी एम्पायर थी ये किसके कंट्रोल में आ गई, किसकी अथॉरिटी में आ गई? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत का रूल स्टार्ट हुआ तो ये सारी छोटी किंगडम्स किसके कंट्रोल में आई? कौन इनके ऊपर रूल करने लगा? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, द सल्तनत कुड नॉट कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल। अब बेटा जो दिल्ली सुल्तान्स थे, जो रूलर थे उस टाइम के, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन टेरिटरीज़ के ऊपर कभी रखा नहीं। एक तो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की अगर हम बात करें तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है दिल्ली से लेकर के साउथ के डेक्कन तक, है ना? तो इस एरिया तक प्रॉपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रख पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ना? देखो आप दिल्ली से जाओ साउथ में, आज तो हमारे पास इंटरनेट है, तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं है कंट्रोल करने में, पर पहले तो होती थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन टेरिटरीज़ के ऊपर नहीं था। बेटा जब सुल्तान्स वीक हुए, जब दिल्ली सल्तनत में सुल्तान्स वीक होने लग गए, तो साउथ इंडिया में बहुत सारे किंगडम्स इंडिपेंडेंट बनने लग गई। उसमें से जो दो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थी वो इस चैप्टर का टॉपिक है, विजयनगर किंगडम और बहमनी किंगडम्स। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ किसको ही डिस्कस करने वाले हैं बेटा? विजयनगर किंगडम को और बहमनी किंगडम को। जब सुल्तान वीक हुए तो दो इंडिपेंडेंट किंगडम्स यहाँ पर बनी, एक का नाम था विजयनगर, दूसरी का नाम था बहमनी। विजयनगर किंगडम कब आई एग्जिस्टेंस में? 1336 CE में, और बहमनी कब आई? 1347 CE में। C स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। ठीक, कोई बात? C स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। अब हम डिस्कस करेंगे विजयनगर किंगडम को। तो बेटा जो विजयनगर किंगडम थी उसे बनाने वाले थे टू ब्रदर्स, हरिहर राय और बुक्का राय। अब आपको रया पढ़ना हो तो आप रया भी पढ़ सकते हैं, पर एक्चुअल में कौन थी ये? राय, हरिहर राय और बुक्का राय। कब बनाई बेटा? 1336 में। कोई इशू नहीं होता क्योंकि हमारी एग्ज़ाम ओरल नहीं होती है बेटा, रिटर्न होती है। तो आप हरिहर रया बोलो या बुक्का रया बोलो या राय बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? चले आगे। बेटा इन दोनों ने ही इस्लाम में कन्वर्ट किया। कब किया? जब मोहम्मद बिन तुगलक के कंपीली कैंपेन चल रहे थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक कंपीली कैंपेन कर रहे थे तो उस टाइम में हरिहर राय और बुक्का ने क्या किया? अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। जल्दी ही बेटा कंपीली में रिबेलियन शुरू हो गए। अब कंपीली में रिबेलियन शुरू हुए तो इन दोनों ब्रदर्स को भेजा कि भाई जाओ तुम उस एरिया को रिकनकर करके लाओ। देखो पहले ये दिल्ली सल्तनत के पास ही था कंपीली, है ना? पर कंपीली के जब कैंपेन चल रहे थे तो उस टाइम में हरिहर राय बुक्का राय ने भी अपने आप को काय में कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में। पर थोड़े ही टाइम बाद इन लोगों ने देखा, मतलब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान्स ने देखा कि वहाँ पर तो फिर से रिबेलियन चालू हो गए। तो उन्होंने इन दोनों भाइयों को भेजा कि जाओ भाई उस एरिया को हमारे लिए फिर से कनकर करो, रिकनकर करो। और दोनों ही भाइयों ने बहुत ही सक्सेसफुली इस काम को कंप्लीट भी कर दिया और ये दोनों वहाँ पर रूल करने लग गए एज अ डेप्यूटी ऑफ द सुल्तान। किसके डेप्यूटी बन के ये काम करने लग गए? सुल्तान के डेप्यूटी बन के वहाँ पर काम करने लग गए।
बाद में क्या हुआ बेटा, एक बार इन्हें मिले विद्यारण, ठीक है, संत थे ये, कौन थे बेटा, संत विद्यारण, ठीक है। तो जब ये संत विद्यारण के कांटेक्ट में आए, उनके इन्फ्लुएंस में आए, तो इन्होंने वापस से अपने आप को रिकन्वर्ट कर लिया हिंदुइज्म में। देखो कंपीली के जब कैंपेन चल रहे थे तो इन्होंने अपने आप को इस्लाम में बदल दिया, इस्लाम को स्वीकार कर लिया। पर बाद में जब ये संत विद्यारण्य के कांटेक्ट में आए, उनके इन्फ्लुएंस में आए, तो इन्होंने वापस से अपने आप को क्या बना लिया बेटा, हिंदू। दे रिबेल्ट अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर यहाँ से इन्होंने विद्रोह करना चालू कर दिया, किसके अगेंस्ट में, मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में। क्या बात समझ में आ रही है, दे रिबेल्ट अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक एंड प्रोक्लेम देयर इंडिपेंडेंस। प्रोक्लेम करने का मतलब होता है घोषणा कर देना, इंडिपेंडेंस मतलब होता है आज़ादी। जब ये संत विद्यारण के कॉन्टैक्ट में आए, उनके इन्फ्लुएंस में आए, तो इन्होंने वापस से रिकन्वर्ट किया अपने आप को हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने के बाद ये किसके अगेंस्ट में हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके खिलाफ ये रिबेलियस होने लग गए, रिवोल्ट करने लग गए, और फिर इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस की, अपनी आज़ादी की, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दिस इज़ हाउ दे अपनी नई किंगडम बनाते हैं, कहाँ पर, विजयनगर में, एंड मेड इट देयर कैपिटल, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक से लड़ने के बाद ही इन्होंने अपनी किंगडम को एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था विजयनगर, और उसे अपनी कैपिटल बनाया। अब बेटा ये विजयनगर कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इट वॉज सिचुएटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के सदर्न बैंक पर, ठीक है, सिचुएटेड है विजयनगर। क्लियर है, कहाँ पर सिचुएटेड है विजयनगर, तुंगभद्रा रिवर के सदर्न बैंक पे। द टू ब्रदर्स फर्दर एक्सपांडेड, बेटा ये दोनों भाई यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने फर्दर एक्सपांशन किए, अपनी टेरिटरीज़ को और ज़्यादा एक्सपांड किया। इन्होंने बहुत सारे पार्ट्स को जीता, सदर्न इंडिया के, साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को इन्होंने कनकर करना चालू किया, मतलब जीतना चालू किया, एंड बिकेम द फर्स्ट साउथ इंडियन किंगडम टू कंट्रोल रीजन्स ऑफ डिफरेंट कल्चर। और पहले साउथ इंडियन किंगडम बनी जिसने डिफरेंट कल्चर वाले रीजन्स को कंट्रोल किया। फिर से ध्यान से सुनना, पहले ये हिंदू थे, फिर इस्लाम में कन्वर्ट कर गए, फिर वापस से हिंदू बने, फिर इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक से लड़ाई की और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया। इंडिपेंडेंट बनाते ही इन्होंने विजयनगर किंगडम बनाया। विजयनगर किंगडम का एक्सपांशन कंटिन्यू होता रहा, इन्होंने बहुत सारे सदर्न इंडिया के पार्ट्स को जीता, और इंडिया के पहले ऐसे सदर्न इंडियन किंगडम बने जो डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट कल्चर को कंट्रोल करते थे, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो डिफरेंट कल्चर वाले रीजन को कंट्रोल करते थे। अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें बेटा, तो 3 मेन डायनेस्टीज़ हुई विजयनगर एम्पायर की। पहली थी संगम, दूसरी थी सुलूब, और तीसरी थी तुलुव, ठीक है। अब इसको आपको सलुवा बोलना हो, इसको तुलुवा बोलना है, या आपकी मर्जी है, पर थी कौन सी, संगम, सुलूब और तुलुव, ठीक है। द एम्पायर लास्टेड फॉर 230 ईयर्स, ठीक है। कितने साल इन लोगों ने रूल किया, 230 ईयर्स रूल किया। 1336 में जो इनका रूल स्टार्ट हुआ था, तो ख़त्म होता है 1565 सीई में। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? द किंग्स वर कॉल्ड रयाज, बेटा इनमें जो राजा होते थे उनको राय कहते थे। और कृष्णदेव राय जो थे बेटा, या कृष्णदेव राया जो थे, वो ग्रेटेस्ट किंग थे विजयनगर एम्पायर के, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के ग्रेटेस्ट किंग हम किसको लिखेंगे, कृष्णदेव राय को, कृष्णदेव राया को, ठीक है। विजयनगर एम्पायर में 3 मेन डायनेस्टी हुई, संगम, सुलूव, तुलुव, ठीक है। कितने साल इन्होंने रूल किया, 230 ईयर इन्होंने रूल किया। कब रूल करना स्टार्ट किया, 1336 में। कब तक रूल करते रहे, 1565 तक, ठीक है। इनके राजाओं को रयास कहते थे या राय कहते थे। कृष्णदेव राय या कृष्णदेव राय जो थे, वो विजयनगर किंगडम के बहुत ही महान राजा हुए। अब हम कृष्णदेव राय को पढ़ेंगे या कृष्णदेव राया को पढ़ेंगे, जिन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था 1509 में, और कब तक रूल किया, 1530 तक रूल किया, ठीक है बेटा। 21 ईयर्स रूल करके गए हमारे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, बहुत ही सक्सेसफुल वॉरियर थे, बहुत ही अच्छे लड़ाका थे। इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया, किस किंगडम के, बहमनी किंगडम के, ठीक है बात। तो कृष्णदेव राय
तुलूफ डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। फर्स्ट पॉइंट, बहुत ही सक्सेसफुल वॉरियर थे। सेकेंड पॉइंट, बहुत बढ़िया लड़ाका थे। थर्ड, इन्होंने बहुत सारे रूलर्स को हराया, कहाँ के, बहमनी किंगडम के। एंड द किंग ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा पहले उड़ीसा कहते थे, आज का उड़ीसा, इनके बहुत सारे राजाओं को भी हमारे कृष्णदेव राय ने हराया। ही सप्रेस्ड द लोकल चीफ्स, उन्होंने लोकल चीफ्स को सप्रेस किया और कैप्चर किया रायचूर दोआब को। बेटा जब मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था तभी आपको रायचूर दोआब के रिगार्ड्स में बताया था कि इट्स अ रीजन बिटवीन टू रिवर्स, बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है ये। तो बेटा जो भी किंग्स वहाँ पर हुआ करते थे सबका एक ही एम होता था कि दिस पर्टिकुलर रीजन बिलोंग्स टू मी ओनली, ये रीज़न मुझसे मेरा ही होना चाहिए। तो जब कृष्णदेव राय का रूल चल रहा था तो उन्होंने बहुत सारे लोकल चीफ्स को सप्रेस किया, है ना, और रायचूर दोआब को अपने कंट्रोल में रखा। अब हम पढ़ते हैं रायचूर दोआब को। तो रायचूर दोआब वो ज़मीन है, वो लैंड है जो कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच में है। तो रायचूर दोआब कौन सी दो नदियों के बीच में है? कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर। ये बहुत ही फर्टाइल रीजन है साउथ का, ठीक है। ये मिनरल्स में भी रिच है। रायचूर दोआब पहली बात तो दो नदियों के बीच का रीजन है, तो लैंड तो फर्टाइल है, साथ ही साथ पानी की भी कोई कमी नहीं है ना। ये साउथ का मोस्ट फर्टाइल रीजन है, इसमें मिनरल्स भी हैं। विजयनगर एम्पायर भी और बहमनी किंगडम भी दोनों हमेशा ट्राई करती रहती थी ये एरिया मेरे पास रहे, ये एरिया मेरे पास रहे। दे फॉट सेवरल बैटल्स, और इसी एरिया को कनकर करने के लिए हमारी बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम दोनों लड़ती रहती थी। द दोआब केप्ट चेंजिंग हैंड्स डिपेंडिंग ऑन हु वॉन अ पर्टिकुलर बैटल। और ये दोआब बेटा ऐसे परमानेंटली किसी के पास नहीं रहा, ना ही तो ये परमानेंटली बहमनी किंगडम का रहा, ना ही तो विजयनगर किंगडम का रहा। जो बैटल जीतता उस राजा को ये रीजन बिलोंग करने लगता, ठीक है। अब बेटा जो कृष्णदेव राय थे वो बहुत ही मजबूत प्रशासक थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। मतलब उन्हें पता था कि उनकी किंगडम कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पर एग्रीकल्चर करवाया, मतलब खेती करवाई, ठीक है। देखो उस टाइम में ना ही तो एनटीपीसी होती थी, ना रिलायंस होती थी, तो किंग के अर्निंग का एक ही सोर्स होता था, दैट वाज एग्रीकल्चर। तो ये वो राजा थे जिन्होंने बहुत कुछ किया एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। इन्होंने फॉरेस्ट क्लियर किए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे खेती करवाई, एग्रीकल्चर करवाया, मतलब मोर ऑफ फॉरेस्ट लैंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड इन द पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय। ही कंस्ट्रक्टेड डैम्स, इन्होंने डैम्स बनवाए, कैनाल्स बनवाई, टैंक्स बनवाए, जिससे इरिगेशन, बेटा खेतों में पानी डालने को सिंचाई करना कहते हैं ना। तो सिंचाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरिगेशन। जब आपके बड़े बड़े खेत होते हैं जिसमें आप कुछ भी जैसे वीट ग्रो कर रहे हो, राइस ग्रो कर रहे हो, तो जब आप उसको पानी दोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरिगेशन। तो इन्होंने इरिगेशन प्रॉपर होता रहे इस वजह से डैम्स बनवाए, कैनाल्स बनवाए, टैंक्स बनवाए। इट गेव हाई रेवेन्यू टू द किंगडम इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। इन्होंने क्यों किया बेटा ऐसा? जिससे किंगडम को टैक्सेस मिलते रहें, क्योंकि उस टाइम तो अर्निंग का जो सोर्स होता था वो मेनली एग्रीकल्चर इनकम होता था गवर्नमेंट के लिए ना, राजाओं के लिए। तो एग्रीकल्चर पे ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। बेटा ये वो रॉकी लैंडस्केप है जिसमें हमें ड्यून्स मिलते हैं किसके? ओल्ड विजयनगर सिटी के, है ना, अलोंग द तुंगभद्रा रिवर। और बेटा ये जो आप देख रहे हैं ये टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक इन विजयनगर। चलो, कृष्णदेव राय जो थे वो फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते थे किसके साथ? पोर्तुगीज़ के साथ। देखो वास्को डी गामा आप सबको पता है कि 1498 में इंडिया आ गए थे। उसके बाद बहुत सारे पोर्तुगीज़ जो थे वो इंडिया आने लग गए थे। हमारा जो गोवा है वो किसकी कॉलोनी था? पोर्तुगीज़ की कॉलोनी था। फिर हमारा दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव, वो भी किसके कंट्रोल में था? पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में था। मतलब पोर्तुगीज़ इस टाइम तक इंडिया में आ गए थे, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे सेटल हो गए थे। उन्होंने यहाँ पर फोर्ट्स मतलब किलाबंदी, फोर्ट्रेसेस बिल्ड करना चालू कर दिए थे। उन्होंने अपने किले यहाँ पर बना लिए थे। अब बेटा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पोर्तुगीज़ कौन है? तो यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है
पुर्तगाल हिंदी में, और इंग्लिश में उसे कहते हैं पोर्चुगल। ठीक है, तो पोर्चुगल कंट्री से पहले पोर्तुगीज़ जो इंडिया आए, कब आए बेटा? वो आए 1498 में, जिनका नाम था वास्को डे गामा। ठीक है, वो इंडिया पहुंच गए थे 1498 में। हमारे जो कृष्णदेव राय थे वो बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते थे पोर्तुगीज़ के साथ। इस वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में इन्हें बहुत हेल्प मिली। इन्होंने पोर्तुगीज़ को अलाउ किया कि भैया आप वेस्ट कोस्ट पे, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे अपने फोर्ट बना सकते हो। ठीक है, फोर्ट्रेसेस बना सकते हो। जैसे ये रहा हमारा इंडिया, तो इंडिया का ये वाला जो कोस्ट है, इसे हम ईस्ट कोस्ट कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्ट। ठीक है, तो पोर्तुगीज़ को अलाउ किया गया कि आप वेस्ट कोस्ट पे अपने फोर्ट बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भाई एक पोर्तुगीज़ ट्रैवलर जिनका नाम था डोमिंगो पेस, उन्होंने कृष्णदेव राय के कोर्ट को विजिट करने के बाद क्या कहा? तो पोर्तुगीज़ ट्रैवलर डोमिंगो पेस इंडिया आए, उन्होंने कृष्णदेव राय के कोर्ट को विज़िट किया, और विज़िट करने के बाद वो बहुत बड़े एडमायरर बन गए किसके? कृष्णदेव राय के। उनके वर्ड्स थे किसके? डोमिंगो पेस के, कि भाई बहुत ही लर्न मैन थे कृष्णदेव राय, एक परफेक्ट किंग थे, मतलब राजा हो तो ऐसा ही हो, बहुत चीयरफुल थे, बहुत बढ़िया, बहुत ही महान शासक, ग्रेट रूलर थे, एंड मैन ऑफ मच जस्टिस। न्याय प्रणाली भी अच्छी थी, अच्छी तरह रूल करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, चीयरफुल थे, परफेक्ट किंग थे, मोस्ट लर्न थे। ऐसा सब किसने कहा? डोमिंगो पेस ने कहा। किसके लिए कहा? कृष्णदेव राय के लिए कहा। ठीक है, कृष्णदेव राय जब रूल कर रहे थे बेटा, तो पूरे एम्पायर में, पूरे किंगडम में, पूरे स्टेट में हर जगह प्रॉस्पेरिटी थी। ठीक है, कृष्णदेव राय ब्रॉट ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी टू द स्टेट। पूरे स्टेट के लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आए कृष्णदेव राय। पीपल, जो लोग वहाँ पर थे, बहुत ज़्यादा खुश। द सिटी ऑफ विजयनगर वॉज थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब होता है बेटा फ्लरिश करना। तो बेटा ये जो सिटी थी विजयनगर, ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। पेस का कहना था कि अगर पूरे वर्ल्ड की बेस्ट सिटी किसी को कहा जाए तो विजयनगर ही होगी। दिस इज़ द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड। इट इज़ स्टॉक्ड विथ राइस वीट। यहाँ पर हर चीज़ का स्टॉक है, राइस भी भरा हुआ है, वीट भी भरा हुआ है, लार्ज स्टोर्स हैं इन ग्रेन्स के। और सबसे अच्छी बात वो ये है कि यहाँ पर फूड चीप भी है। तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं डोमिंगो पेस इंडिया के विजयनगर की। वो कहते हैं इस किंगडम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं है, लोग खुश हैं, प्रॉस्पेरिटी है, सिटी थ्राइविंग है, फ्लरिश कर रही है, यहाँ वीट भी है, राइस भी है, और तो और सारी चीज़ें सस्ती हैं। कृष्णदेव राय बहुत बड़े पैट्रन थे बेटा रिलीजन के भी और लिटरेचर के भी। रिलीजन मतलब होता है धर्म, और लिटरेचर मतलब होता है साहित्य। ठीक है, पैट्रन को आप कस्टोडियन बोल सकते हो। क्या बोलते हो? कस्टोडियन। तो ये धर्म के भी कस्टोडियन थे, लिटरेचर के कस्टोडियन थे। और ऑल इन ऑल अगर हम पेंटर्स, म्यूजिशियन की फील्ड की बात करें, तो पैट्रन हम बोले ना कि ये बहुत बड़े पैट्रन थे म्यूज़िक के या पेंटिंग के। तो बेटा उसमें थोड़ा सा समझो, उसमें होता क्या है कि हम पेंटर और म्यूजिशियंस को बहुत बढ़िया अमाउंट में हम मनी देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने लाइवलीहुड की चिंता नहीं करो, आप अपने स्किल सेट के ऊपर काम करो, अपना मास्टरपीस बनाओ। ठीक है, चलो। द फेमस पोएट तेनालीराम। बेटा ये जो तेनालीराम है ना, आप लोगों ने जैसे अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी होंगी, वैसे ही कृष्णदेव राय और तेनालीराम की भी कहानियाँ हैं। तो एक फेमस पोएट थे तेनालीराम, वो भी इनके कॉर्टियर थे, इनके कोर्ट में थे। कृष्णदेव खुद भी एक बहुत बड़े पोएट थे। उन्होंने संस्कृत और तेलुगु दोनों में ही पोइट्री लिखी है। इन्होंने लिबरल ग्रांट्स दी है ब्राह्मण्स को। मतलब बेटा ब्राह्मण्स वो लोग होते हैं जो पूजा पाठ कर्म कांड करवाते हैं, तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ग्रांट्स ब्राह्मण्स को भी दी हैं। जब कृष्णदेव राय रूल कर रहे थे तो जो एम्पायर था वो अपने पीक पर था। ठीक है, कृष्णदेव राय खुद एक पोइट थे। इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखी है पोइट्री, तेलुगु में भी लिखी है। इन्होंने ब्राह्मण्स को भर भर के पैसा दिया है। जब ये रूल कर रहे थे तो जो एम्पायर था विजयनगर एम्पायर, वो अपने पीक पर था। ठीक है,
और कृष्णदेव राय की डेथ होती है 1530 CE में। ठीक है, आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर क्विक रिविजन। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को बेटा। तो जो विजयनगर किंग्स थे बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्ड होता था कहाँ से? हम्पी से। इट वॉज द कैपिटल, हम्पी कैपिटल हुआ करता था। ये लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कुशल प्रशासक थे, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से कंट्रोल होता था? हम्पी से। हम्पी कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की, विजयनगर किंगडम की। जो किंग थे वो टॉप पर होते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। इन्हें असिस्ट करते थे, इन्हें हेल्प करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो। विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था हम्पी, हम्पी से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था। एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पे होता था किंग, और किंग को हेल्प करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, पूरा के पूरा एम्पायर प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। इन प्रोविंसेस को हम मंडलम्स और कोटम्स कहते थे। दे वर ईच हेडेड बाय गवर्नर, और हर मंडल का, हर कोटम का एक गवर्नर हुआ करता था जो जनरली रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करता था। ठीक है, एम्पायर किस में डिवाइडेड थी बेटा? प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी। प्रोविंसेस को मंडलम कहते थे, मंडलम कहते थे, कोटम्स कहते थे। ठीक है, और हर मंडलम को जो हेड करता था, जो लीड करता था, वो होता था गवर्नर, और गवर्नर रॉयल फैमिली को ही बिलोंग करता था। मंडलम्स फिर से डिवाइडेड थे नाडूज में। नाडू का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नाडू का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। तो नाडूज का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट्स। नाडूज के अंदर आते थे स्थल्स, स्थल्स का मतलब होता है सब डिस्ट्रिक्ट्स, और ग्राम का मतलब होता है विलेज। और स्थल्स के बाद आते थे ग्राम, जिन्हें हम कहते हैं विलेज। तो पहले एम्पायर डिवाइडेड था मंडल्स में, मंडलम्स डिवाइडेड थे नाडूज़ में, नाडूज़ डिवाइडेड थे स्थल्स में, और स्थल्स डिवाइडेड थे ग्राम में। तो ग्राम सबसे छोटी यूनिट हो गई और एम्पायर बड़ी यूनिट हो गया। ठीक है, एम्पायर प्रोविंस बोले तो मंडल, मंडल के अंदर नाडू, नाडू को बोले तो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थल, स्थल बोले तो सब डिस्ट्रिक्ट, और ग्राम बोले तो विलेज। बेटा ये जो क्वाइंस आप देख रहे हैं, ये क्वाइंस विजयनगर एम्पायर के हैं। और बेटा विलेज को एडमिनिस्टर करने के लिए होता था विलेज हेडमैन। ठीक है, विलेज हेडमैन मुखिया हुआ करता था। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो हेरिडेटरी हुआ करती थी। हेरिडेटरी का मतलब क्या होगा बेटा? जैसे आज मेरी है तो आने वाले टाइम में मेरे बेटे की होगी, उसके आने वाले टाइम में उसके बेटे की होगी। हेरिडेटरी का मतलब समझ में आया? जिस चीज़ को आज मैं कंट्रोल करी हूँ कल मेरा बेटा करेगा, फिर उसका बेटा करेगा, ऐसे। ठीक है, चलो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जितनी भी होती थी विलेज में वो सारी हेरिडेटरी हुआ करती थी। देखो अब हम, अच्छा, विजयनगर का ये रॉयल सिंबल था, दिख रहा है ना आप लोगों को? अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को पढ़ेंगे। तो किंगडम, किंगडम मंडलम्स या कोटम्स में डिवाइडेड था। उसके अंदर आते थे नाडूज बोले तो डिस्ट्रिक्ट, स्थल्स सब डिस्ट्रिक्ट्स, और ग्राम विलेज। क्लियर है? अब हम बात करेंगे आर्थिक मतलब इकोनॉमी की। ठीक है, चलो। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी की बात करेंगे तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बेटा मेन सोर्स जो होता था राजा की इनकम का वो लैंड रेवेन्यू ही होता था। ठीक है, जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर हुआ करती होगी उतने ज़्यादा टैक्सेस किसको मिलते होंगे? हमारे राजा को मिलते होंगे। ठीक है, और ये जो टैक्सेस होते थे एग्रीकल्चर पे वो लिवाई किए जाते थे, इम्पोज किए जाते थे अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ऐसा नहीं था बेटा कि हर ज़मीन पे एक जैसी टैक्सेशन पॉलिसी थी। जो ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है उस पर टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट किए जाते थे, जो लेस फर्टाइल है उस पर कम किए जाते थे। इट इज़ बिटवीन 1/3 to 1/6। कहीं कहीं पर 1/3 लिए जाते थे तो कहीं पर 1/6 लिए जाते थे। टोटल प्रोड्यूस का 1/6 भी किसी किसान से लिया जाता था, तो किसी किसी किसान से, किसी किसी फार्मर से 1/3 भी लिया जाता था। इट वेरी फ्रॉम 1/3 to 1/6 डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। द किंग ऑल्सो इम्पोज एंड कलेक्टेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। बेटा उस टाइम जितना भी इम्पोर्ट होता था, जितना भी एक्सपोर्ट होता था, इम्पोर्ट बोले तो बाहर की कंट्री से सामान अपनी कंट्री में मंगवाना, एक्सपोर्ट बोले तो अपनी कंट्री से कोई सामान बाहर किसी कंट्री में पहुंचाना।
ठीक है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे। ग्रेजिंग टैक्स होता था। देखो उस टाइम में कैटल्स, आज भी हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में कैटल्स होते हैं लोगों के पास, फार्मर्स के पास, पीजेंट्स के पास। तो उस टाइम में भी बेटा कैटल्स, शेप, बफेलो, काउ, डियर, नहीं डियर नहीं, सॉरी सॉरी, क्या शिप, सॉरी डियर नहीं है ना, शेप, काउ, बफेलो और गोट, ये सारे कैटल्स होते थे। तो ये लोग खाना खाते होंगे ना कुछ तो भोजन करते होंगे, मतलब घास चरते होंगे। तो इन लोगों को ग्रेजिंग के लिए जिस लैंड पे ले जाया जाता था, वहाँ से भी राजा टैक्सेस कलेक्ट करते थे। प्रोफेशनल टैक्स भी हुआ करता था। मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंट ऑन द इरीगेशन। बेटा देखो एग्रीकल्चर मेजर पार्ट होती थी रेवेन्यू का, है ना। और जब तक एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं होगी भाई, तब तक आप लोगों को लगता है कि आप खुश रह पाओगे, आपकी प्रजा खुश रह पाएगी? नहीं। तो राजा लोगों का जो मेजर इन्वेस्टमेंट होता था टैक्स कलेक्शन के बाद, वो किसके ऊपर ही होता था? इरिगेशन, मतलब सिंचाई, खेतों में पानी देना। कैसे हम बेटर केनाल का नेटवर्क बनाएं, टैंक्स बनाएं, जिससे कि एग्रीकल्चर और ज़्यादा अच्छे से हो। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट स्कीम्स ऐसी लाई जाती थी जिससे पब्लिक वेलफेयर हो। बड़ी सी आर्मी को भी मेंटेन करना होता था, ठीक है। अच्छा उस टाइम में आर्मी मेंटेन करना इतना आसान नहीं था। हाथी घोड़ों के द्वारा मतलब हाथी हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे, हॉर्सेस और एलिफेंट हुआ करते थे बेटा। और आपको अपने क्या बोलते हैं, अरे आर्मी पर्सनल, मतलब जो आदमी जिनको आपने आर्मी में भर्ती किया है, जो आपके लिए लड़ेंगे, उनको तो खाना वाना खिलाना ही, उन्हें तो सैलरी देना ही है। पर हॉर्सेस को, आपके एलिफेंट्स को, इनको भी कंटिन्यू फीड कराना है। तो उस टाइम आर्मी रखना एक बड़ा टास्क होता था बेटा। तो इन लोग बड़ी आर्मी को भी मेंटेन करते थे। जो रेवेन्यू सिस्टम था विजयनगर का, वो इस तरीके से बनाया गया था कि इसी से रिचेस्ट किंगडम बनती है विजयनगर, ठीक है। विजयनगर को अगर हम एक रिचेस्ट किंगडम के नाम से जानते हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि यहाँ का जो रेवेन्यू सिस्टम था, टैक्सेशन पॉलिसी थी, बहुत अच्छी थी। वर्ल्ड में जितने भी टैक्सेशन सिस्टम या रेवेन्यू सिस्टम उस टाइम रन कर रहे थे, उन सब में बेस्ट थी ये। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री और ट्रेड को। तो विजयनगर के बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप थे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। तो फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था इस टाइम में, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, इम्पोर्ट होता था। तो विजयनगर में फॉरेन ट्रेड भी अच्छा खासा होता था। इट फर्स्ट ट्रेडेड विद पोर्तुगीज़, सबसे पहले इन्होंने पोर्तुगीज़ के साथ ट्रेड किया, फिर ब्रिटिश के साथ ट्रेड किया, फिर डच के साथ ट्रेड किया। ब्रिटिश बोले तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स के लोग, डच बोले तो नीदरलैंड्स के लोग, है ना। तो इनका डच के साथ, पोर्तुगीज़ के साथ, ब्रिटिश के साथ बहुत बढ़िया ट्रेड रिलेशन था। इट ऑल्सो है ट्रेड लिंक्स विद पर्शिया, अरेबिया एंड साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़। अच्छा डच, ब्रिटिश और पोर्तुगीज़ के साथ साथ इनके बहुत अच्छे लिंक्स थे पर्शिया, अरेबिया और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। जो मेन आइटम था जो एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, वो था कॉटन क्लॉथ्स, सैंडलवुड, स्पाइसेस, राइस, आयरन, शुगर और सॉल्ट। कॉटन, सैंडलवुड, स्पाइसेस, राइस, आयरन, शुगर, सॉल्ट। शुगर बोले तो शक्कर, सॉल्ट बोले तो नमक, आयरन बोले तो लोहा, राइस बोले तो चावल, स्पाइसेस मसाले, सैंडलवुड चंदन की लकड़ी, कॉटन क्लॉथ, ये सब हम बाहर भेजते थे। इम्पोर्ट क्या क्या करते थे बेटा? हॉर्स, घोड़े बुलवाते थे वहाँ से, आइवरी, हाथी के दांत, सिल्क, ये सारी चीज़ें हम मंगवाते थे। लगभग 300 सी पोर्ट थे उस टाइम में जिनके थ्रू फॉरेन ट्रेड होता है, समझ रहे हो? 300 सी पोर्ट्स पर देयर फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेन ट्रेड। जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड होता था वो कहाँ से होता था? कैलीकट, जिसे आज हम बोलते हैं कोझिकोड। क्या बोलते हैं बेटा? कोझिकोड। कैलीकट का नाम बदल के क्या हो गया है? कोझिकोड। बहुत सारे पोर्ट्स थे, अप्रॉक्सीमेटली 300 पोर्ट्स थे। आउट ऑफ दैट कैलीकट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेटा आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई ट्रेड करना है तो इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। बिना कुछ प्रोड्यूस किए कैसे ट्रेड करोगे? कॉटन का ट्रेड नहीं होता था इंडिया से, कॉटन क्लॉथ का होता था। तो क्लॉथ कहीं ना कहीं बनते होंगे इंडस्ट्री में, है ना। तो बेटा यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी थी, वर्कर्स ऑर्गेनाइज थे गिल्ड्स में। गिल्ड्स मतलब एक तरीके के प्रोड्यूसर्स का या सेलर्स का ग्रुप होता था, जिसे हम क्या कहते थे? गिल्ड। फिर से मेरी बात सुनो, हम लोग फिनिश्ड गुड में ट्रेड करते थे, कॉटन मटेरियल में ट्रेड करते थे। तो कॉटन बनता होगा ना बेटा, कॉटन से पहले कॉटन क्लॉथ बनता होगा। तो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ भी थी, हमारे पास वर्कर्स थे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज थे गिल्ड्स के थ्रू। मेटल वर्क भी होता था, क्राफ्ट भी फ्लरिश कर रहा था इस टाइम में।
हम लोग शिप बिल्डिंग भी सीख गए थे बेटा। देखो बिना शिप के क्या इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें उस टाइम में शिप बनाना भी आ गया था। फिर से हम बात करेंगे डोमिंगो पीस की। विजयनगर was surrounded by 7 walls. 7 walls से सराउंडेड था विजयनगर एंड स्प्रेड एन एरिया ऑफ 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर के एरिया में विजयनगर फैला हुआ था। 7 दीवारें थी इसके आसपास। ब्यूटीफुल गार्डन्स थे, लेक्स थे, टेम्पल्स थे, पैलेसेस थे जो उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा देते थे। पेस बहुत इम्प्रेस्ड थे किसको देखकर, विजयनगर को देख के। एंड ही कंपेयर द किंगडम ऑफ विजयनगर विद द सिटी ऑफ रोम। और उन्होंने कंपैरिजन किया है किसका, विजयनगर का रोम से। अब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो विजयनगर के जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनवाए बेटा, बहुत सारे और बिल्कुल ग्रैंड टेम्पल्स बनवाए। जो फाइनेस्ट टेम्पल, टेम्पल का मतलब पता है ना, मंदिर। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से मंदिर बनवाया भैया। तो विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाए, विट्ठल स्वामी टेम्पल बनवाया है। हजारों राम टेम्पल बनाया। द वॉल्स ऑफ दीज टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। और बेटा विट्ठल स्वामी मंदिर को देख लो आप, या हजारों राम टेम्पल को देख लो, दोनों की ही दीवारों पे बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बने हुए हैं, बढ़िया मूर्ति बनी हुई है। ये है बेटा विट्ठल स्वामी टेम्पल। देखो इसके पिलर्स पे भी स्कल्पचर्स हैं। अब हम बात करेंगे बेटा लिटरेचर की। तो विजयनगर के जो रूलर्स थे वो स्कॉलर्स को, पोइट्स को बहुत सपोर्ट करते थे। तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत इस टाइम में बहुत फ्लरिश की। शयान ने कमेंट्रीज लिखी हैं बेटा वेद के ऊपर। हमारे जो वेद हैं उनके ऊपर कमेंट्री लिखी है शयान ने। बेटा कृष्णदेव राय ने भी एक बहुत ही लंबी सी पोएम लिखी जिसे हम बोलते हैं अमुक्त मलयद। ठीक है, इसमें डिटेल्स में डिस्क्राइब किया है उन्होंने कि भाई एक राजा को कैसे रूल करना चाहिए। फिर हमारे कृष्णदेव राय के जो कोर्ट था उसमें अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज रहते थे कृष्णदेव राय के कोर्ट में। अष्टदिग्गज का मतलब क्या है, 8 ग्रेट तेलुगु स्कॉलर। अष्टदिग्गज का मतलब क्या है, 8 ग्रेट तेलुगु स्कॉलर्स। किसके कोर्ट में रहते थे बेटा, ये कृष्णदेव राय के कोर्ट में रहते थे। सेंट्स लाइक ज्ञानदेव, नामदेव, वो भी रॉयल पैट्रनेज को एंजॉय करते थे। मतलब राजा ने उन्हें भी प्रॉपर कस्टडी में रख, कस्टडी बोले तो नहीं, कस्टडी नहीं बोलना चाहिए, मतलब प्रॉपर पैट्रनेज दिया हुआ था। उनसे कहा था कि भाई आपके खाने पीने का जो भी आपकी ज़रूरत है उसका ध्यान हम रखेंगे, है ना। रॉयल पैट्रनेज मिला हुआ था। हम लोग नहीं बोलते थे ऋषि मुनियों को भी बहुत बड़ा बड़ा दान देते थे, शॉर्ट ऑफ वैसा ही, है ना। अब हम पढ़ेंगे समाज कैसा था, धर्म कैसा था। ठीक है, तो विजयनगर के जो रूलर्स थे वो हिंदुज़म को फॉलो करते थे। संगम डायनेस्टी के जो रूलर हुए वो शैवेत ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, मतलब शिव जी, शंकर जी को मानने वाले होते हैं शैवेत। और बेटा जो रूलर थे दूसरी डायनेस्टी के, संगम को छोड़कर, वो वैष्णविज्म को मानते थे, मतलब विष्णु जी के भक्त थे, विष्णु जी के फॉलोअर थे। जितने भी किंग हुआ करते थे वो दूसरे रिलीजन के टुवर्ड्स भी टॉलरेंट थे, सहनशील थे। देखो संगम डायनेस्टी के जो रूलर थे वो शैवेत थे, मतलब शिव जी को पूजते थे। दूसरे जो रूलर थे विजयनगर के वो वैष्णविज्म को मानते थे, मतलब विष्णु जी के पूजक थे। ब्राह्मण्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी क्योंकि किंग राजा खुद ही धार्मिक हुआ करता था, तो ब्राह्मण्स की बहुत अच्छी पोजीशन थी। पर बेटा औरतों की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि उस टाइम में सती होती थी। सती आप लोगों को पता होगा ना कि जब अगर किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसे जिंदा जला दिया जाता था उस हस्बैंड के फ्यूनरल पायर पे। तो सती प्रैक्टिस होती थी। पॉलीगैमी बहुत ज़्यादा थी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, हस्बैंड एक होगा और वो 2 4 5 वाइफ को रख लेगा। तो पॉलीगैमी होती थी। बच्चों की शादी कर दी जाती थी, छोटे छोटे बच्चों की। पर उस टाइम में कुछ औरतें ऐसी भी हुई जो स्कॉलर बनी, जैसे गंगा देवी जिन्होंने लिखा है मधुर विजयम। फिर तिरुमल्लम हनम्मम, वो भी पोएट थी उसी टाइम की। सम वीमेन ऑक्यूपाइड हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट, और कुछ पोजीशंस गवर्नमेंट की भी रिजर्व थी औरतों के लिए, मतलब अच्छी खासी जगह थी गवर्नमेंट में भी औरतों के लिए। पर हम ऑल इन ऑल देखें तो औरतों की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। पर उस टाइम में भी तिरुमलम्मा हनम्मा जैसी पोएट हुई, गंगा देवी ने मधुर विजयम जैसे फेमस बुक को लिखा। गवर्नमेंट में भी औरतें हुआ करती थी, कुछ औरतें। बेटा अब हम बात करेंगे डिक्लाइन की। डिक्लाइन को हिंदी में बोलते हैं पतन। ठीक है, कैसे पतन हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ।
विजयनगर एम्पायर का। तो बेटा कृष्णदेव राय के जो सक्सेसर थे बहुत ही वीक थे, कमज़ोर शासक थे। कौन? कृष्णदेव राय के सक्सेसर, उनके आने वाले जो रूलर बने बहुत ही वीक थे, कमज़ोर थे। ड्यूरिंग द रीन ऑफ राम राय, जब राम राय रूल कर रहे थे तो एक अलायंस बनाया डेक्कन किंगडम्स में। विजयनगर के अलावा भी जितनी भी किंगडम्स थी दक्कन में उन सब ने एक अलायंस बनाया और राम राया को हरा दिया 1565 में। इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ तालिकोटा। और पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हम्पी पूरी तरह ख़त्म कर दी गई और इस तरीके से इस एम्पायर की ग्लोरी होती है ख़त्म। क्विक रिवीजन हम पढ़ेंगे सेपरेट वीडियो में, क्लियर है? बहमनी किंगडम हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है बेटा? सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।